अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये गर्दिश कर रही है कि चीफ जस्टिस एजेंसीज के साथ राब्ते में हैं। वो किस अहलकार के साथ राब्ते में है, क्या कहा जाता है चीफ जस्टिस के बारे में, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इमरान खान ने एक खत लिख दिया है 3 रुकनी जजेस कमेटी को, जो कि बेंचेस की तश्कील पे फैसला करती है कि चीफ जस्टिस उनके मुकदमात ना सुने, क्योंकि उनकी बीवी ने ओपनली माजी में इमरान खान के खिलाफ अपने जो है वो तकारीर की थी और उनके हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात दिए थे। तो उस बुनियाद के ऊपर इमरान खान के केसेस को जस्टिस काजी फायज ईसा ना सुने, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे PTI के वो 41 अरकान जो आज़ाद मुंतखब हुए थे, उसका मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट चला गया है वजाहत के हवाले से। इस पर भी तफसील से बात करेंगे कि इसका आउटकम क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ होने वाला ये जो एक प्रोपेगेंडा है। आपके इल्म में है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सबसे पहले ये जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया वो PTI की तरफ से शुरू किया गया और ये दावा किया गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में हुकूमत के यानी मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातियों के हक में फैसला दे के ये जो है वो 2/3 मेजॉरिटी पूरी कराएंगे और उसके बाद उनको 2/3 मेजॉरिटी के बाद आईनी तरमीम करके एक्सटेंशन दी जाएगी। ये मामला बारहा उठाया गया, फिर उसको जो है वो आगे फैलाया गया सहाफ़ियों की तरफ से। ख़ासतौर पे वो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो इसको कवर करते हैं, उन्होंने ये कहा और दावा किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ये इस हवाले से बाकायदा तौर पे एक्सटेंशन के लिए वो कर रहे हैं। फिर साथ ही आपने देखा कि ये फैसला तो आ गया जो 8 रुकनी मेजॉरिटी के उससे, जिसमें PTI को ये नशिस्तें देने का फैसला किया गया। हालांकि PTI इसमें कोई पार्टी ही नहीं थी, फरीक ही नहीं थी इस मुकदमे में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि जजेस की तरफ से ये एक आउट ऑफ द वे जाके PTI को जो रिलीफ दिया गया। PTI का ये प्रोपेगेंडा तो जारी ही था, उसके साथ साथ सहाफ़ियों ने भी उसमें पूरा कंट्रीब्यूट किया। खासतौर पे वो सहाफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन लेने चाहते हैं। और फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा, शायद ये दावा किया गया मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी, और ये मुबहम अंदाज में कि जस्टिस काजी फायज ईसा अप्रोचेबल हैं। फिर ये भी कि जस्टिस काजी फायज ईसा शायद एजेंसीज के साथ राब्ते में हैं, जिसकी वजह से वो उनके जो फैसले हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात की मैंने कि क्या ये जो एक साजिशी थ्योरी जो फैलाई जा रही है जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ वो है क्या। दरअसल ये जो एक बिलीव किया जाता है, जो खासतौर पे कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा खुद जो है वो बराह रास्त उसमें एजेंसीज के साथ राब्ते में नहीं है, क्योंकि ये उनको भी अंदाज़ा एजेंसीज को भी कि इनको डायरेक्ट अप्रोच करने का मतलब यही है कि उनको जो है ऑफेंड करना जस्टिस काजी फायज ईसा को, क्योंकि उस जिस तरह की उनकी नेचर है तो वो उल्टा बजाय इसके कि फेवर देने के उनके खिलाफ जो है वो फैसला देना शुरू कर देंगे। इसलिए वो इनडायरेक्टली जो है वो उनको जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ राब्ता किया जाता है और राब्ते के लिए इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है, जो सहाफ़ियों की तरफ से ये समझा जाता है, जो खासतौर पे कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं कि एक मेजर हैं किसी एजेंसी के, यानी ISI होगी, उसके मेजर जो हैं वो राब्ते में हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के ही रिपोर्टर्स हैं उनके साथ, और जो चीफ जस्टिस हैं उनकी वाइफ के साथ। तो ये इस तरह जो है वो टेसिट कम्युनिकेशन या इस तरह का जो है एक राब्ताकार है जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से। तो ये सुन के जो मुझे हैरानगी हुई वो इसलिए कि आपके इल्म में होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक साबिक जज थे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उन्होंने रावलपिंडी बार में जाके ये खिताब किया था कि वो उनसे मिलने आए जो फैज़ हमीद साहब हैं जो साबिक DG ISI थे, उनके घर में आए और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें मनपसंद फैसला चाहिए था। उस टाइम पानामा के केसेस चल रहे थे उसमें, और साथ साथ ये कहा कि अगर ना हुआ तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। तो आप ये ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज उसके लिए खुद उनको कन्विंस करने के लिए, मनपसंद फैसले लेने के लिए खुद उस टाइम जो DGC थे जनरल फैज़ हमीद, उस टाइम मेजर जनरल थे,
वो चल के आते हैं और उनको कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। और एक जस्टिस काजी फायज ईसा जिसका एक माजी का बैकग्राउंड है, खासतौर पे जो एजेंसीज के हवाले से हो, वो फैजाबाद धरना केस हो जिसमें उन्होंने उस टाइम के जितने भी मुलविस एहलकारान थे ISI के अंदर, खासतौर पे जनरल फैज हमीद समेत, उनके खिलाफ कार्रवाई का उनके जो सरबराहान थे उनको कहा था। तो एक मेजर जो है वो चाहे वो इनडायरेक्टली जस्टिस काजी फायज ईसा के जरिए भी क्या राब्ता कर सकता है, तो मेरे ये सोच के जो है वो अकल दंग रह गया कि एक कोर्ट रिपोर्टर्स जो कि इतने तजर्बाकार होते हैं वो ये समझते हैं कि एक मेजर के जरिए काजी फायज ईसा को अप्रोच किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का जो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जारी था। बहरहाल ये इस हवाले से मैं पहले भी आपको 2-3 बार ये इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि काजी फायज ईसा ना ही एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और ना ही कोई इस तरह की जो एजेंसीज के हवाले से, क्योंकि ये क्लैरिफाई वजीर कानून ने भी कर दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और उन्होंने बाकायदा जुडिशल कमीशन में सबके सामने ये कहा था। और अटॉर्नी जनरल के जरिए भी आज से कुछ चंद माह पहले उन्होंने ये पैगाम हुकूमत को भेजा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है एक्सटेंशन के हवाले से। तो उसके बावजूद भी ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है चीफ जस्टिस के खिलाफ, मेरा ख्याल है कि ये समझ से बाहर है कि ये क्यों किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे वो भी ज़्यादातर कोर्ट रिपोर्टर्स की तरफ से। बहरहाल इस पे मजीद भी जो कोई अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं, इमरान खान ने एक दरख्वास्त दी है जो 3 रुकनी कमेटी होती है जजेस की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनने के बाद ये 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा बेंच होगा, क्या जो जजेस होंगे जिस हर बेंच में। तो उस कमेटी को इमरान खान ने ये कहा है कि क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा के उनके खिलाफ बायसेस हैं, उन्होंने एक बिल्कुल अपनी लीगल टीम के कहने के ऊपर रेफरेंस दायर किया था इनके खिलाफ। उसके बाद पब्लिकली इनकी वाइफ ने इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयानात दिए थे। इस वजह से जो है ये इनके बायसेस इससे जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के, इसलिए उनके जितने भी मुकदमात हैं PTI के और उनके जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ना सुने। तो ये एक किसी भी साइल का हक होता है वो किसी जज के ऊपर एतराज़ उठा सकता है, लेकिन ये एतराज़ जो है वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि ये जो PTI की तरफ से वो किया जाता है, ये जजेस को हमेशा से ही प्रोपेगेंडा के जरिए पहले इंटिमिडेट करते हैं और उसके बाद फिर जब प्रेशराइज करके अपने मनपसंद फैसले लेते हैं। हमने माजी में बारहा देखा ऐसा, खासतौर पे अगर हम देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर किए, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे दरखास्तें दायर की कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं। उसके बाद हमने देखा है कि ऐसे बेशुमार केसेस आए हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, और यही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी उसमें सरबराही में ही जो बेंचेस थे वो। तो ये एक इमरान खान की एक बड़ी जो आजमूदा किस्म का एक प्रोपेगेंडा टैक्टिक है जो जिसके जरिए ये तमाम तर वो करते हैं, प्रेशराइज करते हैं और उसके बाद फिर मनपसंद फैसले लेते हैं। बहरहाल ये भी अब इसमें मुझे नहीं लगता कि ये इस दरखास्त में ये कामयाब होंगे, क्योंकि ये कमेटी जजेस की वो भी ये जानती है कि ये कोई जो जजेस के फैसले होते हैं वो किसी के इस तरह जाती अना या गुस्से की बुनियाद के ऊपर नहीं होते। बहरहाल इस पर भी मजीद जो अपडेट हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बात कर लेते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की। PTI की तरफ से ये जो फैसला आया था PTI के लिए सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें 39 कोई अरकान थे जो कि PTI के ऑलरेडी उन्होंने हलफनामे जमा कराए हुए थे। 41 ऐसे थे जिनके ऊपर ये एक मसाइल चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने बतौर एक आज़ाद रुकन के वो हिस्सा लिया था इलेक्शंस में। तो ये उन जो 41 हैं उनमें मज़े की बात ये है कि इस टाइम मौजूदा जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो भी उन आज़ाद अरकान में शामिल हैं जिन्होंने एक बतौर आज़ाद रुकन के इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। और उसके साथ साथ जो मौजूदा अभी इस टाइम PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, वो भी उसी में है। तो ये जो
पीटीआई का ओवरऑल एक जो ढांचा, तंजीमी ढांचा, जिसमें इलेक्शन जो में रजिस्टर्ड पार्टी का जो है बाकायदा ओहदेदार होते हैं, वो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऑलरेडी जो है वो किया जा चुका है। ये पूरा तफसील से मैंने प्रोग्राम इस पे किया था जब सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला आया था, उसमें ये पॉइंट्स तमाम मैंने वो किए थे। अब ये इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम तर पॉइंट जो है वो 39 का तो उन्होंने वो कर दिया है, उनको पीटीआई का शुमार कर दिया है, लेकिन जो रिमेनिंग 41 है उनका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जो है वो किया है, रिव्यू किया है कि हमें ये बताएं कि ये इसका क्या वो हो सकता है। क्योंकि ये जो 41 है, एक तो इनमें से जो सिग्नेचर है या एक पार्टी के जो सिग्नेटरी एक वो होता है, ओहदेदार होता है, वो नहीं है, और उसके साथ साथ जो पीटीआई का अपना एक इस टाइम तंजीमी ढांचा नहीं है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। तो ये कौन इसकी जो है ये कागजात जो है वो मंजूर करेगा, और ये जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है उसको सर्टिफाइड या वेरीफाई कौन करेगा पार्टी की तरफ से। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अब दोबारा राब्ता किया है सुप्रीम कोर्ट से कि इसके ऊपर रहनुमाई की जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये आगे आने वाले दिनों में मजीद जो है ये इस तरह के लीगल पॉइंट्स रेज होंगे, और ये रिव्यू के लिए जब ये मामला जाएगा तो ये जो है ये इतना सीधा नहीं है पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें मिलने वाला। वही हो सकता है मैक्सिमम के जो 39 है जो मेंबरान जो कि पहले ऑलरेडी पीटीआई के ही टिकट या उनके उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, शायद उनको वो हो जाए। 41 वाला मामला जो है वो मजीद आगे लटकता जाएगा, और फिर यही है कि अल्टीमेटली इसको सुप्रीम कोर्ट को किसी न किसी तौर पे ये करना होगा, क्योंकि एक तो पहले ही वायलेशन जो आइन की हुई 3 से 15 दिन दिए गए। तो ये तमाम तर जो लीगल और कानूनी पॉइंट्स हैं ये आगे एड अप होते जाएंगे, और पीटीआई के लिए ये बड़ा मुश्किल होता जाएगा, खासतौर पे इन 41 जो उम्मीदवारान हैं या नशिस्तें हैं इसके ऊपर मखसूस सीटें लेने के हवाले से। मुझे नहीं लगता कि ये इन 41 के ऊपर एटलीस्ट जो है वो पीटीआई को कोई सीटें मिलेंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहरहाल इस हवाले से मजीद भी जो अपडेट होगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह।